तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस सुपर 100 एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए। तो इस चैनल पे आपको सुपर 100 तैयारी बिल्कुल फ्री में की जाती है। तो आज मैं आपको भौतिक विज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं जो 22 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 22 मार्च को पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके सामने 60 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब बीम को हम लोग यू से दर्शाते हैं और यू को हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। और उसका आवर्धन 1/2 का आवर्धन प्राप्त करने के लिए, मतलब आवर्धन दिया हुआ है अपने पास आवर्धन दिया हुआ है अपने पास 1/2, आवर्धन दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो अवस्था के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब एफ ज्ञात करना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 सूत्र लगाना पड़ेगा, आवर्धन का सूत्र और दर्पण सूत्र। तो आवर्धन सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि जो -1/2 है -v/u, यह आवर्धन का सूत्र होता है। यहाँ पे माइनस लगा इसलिए हम माइनस लगा देंगे, इस पर तिरक गुणा करा देंगे जब हम लोग, तो हम लोग के पास आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे माइनस लगाना अनिवार्य नहीं है, तो भी कर सकते हैं क्योंकि इतना दिया हुआ है। चलिए मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा +u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2v, ठीक है, बचेगा 2v। और हमको निकालना है यहाँ पे मान रखने के लिए f का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे v का मान या फिर u का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए हम v का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे चलिए u का ही मान निकाल लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। u का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा u का मान बताए थे हमेशा माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे माइनस हम लोग लगाना पड़ रहा है अलग से, यहाँ पे देखिए हम लोग -2v हम लोग अलग से लगाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस ना लगाते तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता, लगा देंगे तभी कोई नहीं। ध्यान रखिएगा v हमेशा माइनस में लिखा जाता है। दर्पण सूत्र बोलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस है। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना आ गया अपने पास, v का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, u का मान दिया हुआ है। तो u का मान जब दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग पहले यहाँ पे u का मान रख लेते हैं। u का मान दिया हुआ है अपने पास -60 दिया हुआ है, बराबर 2v दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग v का मान निकाल लेंगे अपने पास, तो आ जाएगा 2 × 2 2 3 6 -30, मतलब v बराबर -30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -30 लिख लेंगे, ठीक है। और u बराबर भी दिया हुआ है अपने पास -60, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, 1/f बराबर -1/30, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो -60 हो जाएगा 1/60। इसका जो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। जब इसका 30 में 60 का भाग देंगे 2 आएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो बराबर 1/f आ जाएगा। और 1/f बराबर हो जाएगा अपने पास -3/60 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अपने पास 3 × 3 3 दूनी 6, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा -20 होगा। और यहाँ पे मतलब आ रहा है मेरे पास 1/f बराबर -1/20। इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब f को ऊपर, इधर f को ऊपर भेज देंगे, इधर 20 को ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा f बराबर -20 सेंटीमीटर। इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेमिंग में है क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, सॉरी, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो लिखा हो ना, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, ये तो आ रहा होगा फ्रेमिंग में ना, हाँ ये तो आ ही रहा है फ्रेमिंग में। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा f बराबर, इधर f ऊपर जाएगा और इधर से 20 जो काटते हैं, यहाँ पे लिखे हम लोग -3/60 लिखे हैं, काटने पर अपना आ गया है 1/20 आ गया है माइनस का, ठीक है। जब इसको पलट देंगे तो हम -20 हो जाएगा, ये राइट आंसर, ठीक है। ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ इधर आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप ऊपर देख लीजिए, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। बोल रहा है कि ऐसे ग्राफ है, फिर बोल रहा है कि इसमें ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन।
ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पढ़े हुए हैं फिजिक्स में विद्युत धारा चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लगाएंगे, उसके लिए मुझे विद्युत धारा चाहिए पता होगी। तो इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है तो मतलब इधर विद्युत धारा होगी, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है इधर, वाई ऋणात्मक वायु अक्ष, ऋणात्मक वायु अक्ष मतलब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल, हम लोगों ने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ा है। ये अगर हमारी मध्यमा जो होती है ये विद्युत धारा की दिशा है, तो जो ये अपना ये फिंगर है ये कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ऊपर वाला अंगूठा जो है विद्युत चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा की दिशा, इसको हम लोग ऐसे लेना पड़ेगा, सॉरी इधर है ना, मतलब कि ऐसे 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 लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो इधर हमारे पास सामने साइड आ रहा है, क्या आ रहा है, सामने साइड क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, बल, ठीक है। तो टॉर्क आ रहा है बल, तो इसमें देखेंगे आप कि एक सामने साइड अगर कोई एक जेड दिशा होती है, इसके सामने और उसके पीछे, सामने और पीछे एक क्या होता है, एक दिशा होती है जो हम देख नहीं सकते। यहाँ जेड होता है और ये भी जेड होता है, ठीक है, जैसे एक्स वाई है ना, और एक जेड दिशा होती है। तो अगर हम देखें कि ये जब ये विद्युत धारा की दिशा है तो टॉर्क ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब कि ये जेड की दिशा में आ रहा है, तो जेड ऋणात्मक हो जाएगा। तो पता है क्यों, क्योंकि देखिए नीचे की ओर बाहर की ओर आ रहा है ना, अंदर इधर आ रहा है, इसलिए ऋणात्मक। और पीछे तो अगर ऐसे होता या अंगूठा पीछे होता इधर तो धनात्मक होता, और इधर है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो जेड की दिशा में लग रहा है, तो ऋणात्मक जेड की दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे अगले पेज में है, तो उस पेज को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधों जिनमें प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम दिया है, 2 ओम तथा 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है, 4 ओम दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि और अपना विभवांतर दिया हुआ है 6 वोल्ट। श्रेणी क्रम, इसको श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है, तो ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कर लेते हैं। इसको जोड़ना है तो बस सिंपल हम श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ देते हैं, आ जाएगा 6 ओम। फिर क्या बोला है कि 4 ओम प्रतिरोधक कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, से 5 टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 5 सेकेंड दिया हुआ है, 5 सेकेंड के लिए प्रभावित किया जाता है। तो ऊष्मा का कितना क्षय होगा, तो ऊष्मा का मतलब कि हीट रहा होता है, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आई वी टी, एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम वी को क्या लिख सकते हैं, वी को आई आर भी लिख सकते हैं, वी बराबर आई आर लिख सकते हैं वी और आई आर। तो यहाँ पर हम आई रहेगा, वी की जगह आई आर लिख देंगे, इंटू आई आर इंटू टी, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला हम लगाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज और ये प्रतिरोध से आई निकाल लेंगे, आर दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आई मेरे को कहीं लिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है, 6 ओम का है। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ओम के नियम से, वी बराबर आई आर पढ़ा है, ठीक है। तो आई के निकालने के लिए आर को पछाता कर देंगे, वी बराबर आर आई, वी कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, इधर कितना दिया है, 6 ओम दिया हुआ है, कट जाएगा। आई बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर आ गया, यहाँ पे आ गया ना। तो आई की जगह पे हम 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया है, यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 5, पूरा करा देंगे तो 5 चौक 20, क्या निकलना हीट, तो इसका सही मात्रक जूल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सभी एलिमेंट्स के मैं सही मात्रक एक ही वीडियो में ला दूँ तो कमेंट कीजिए, मैं ला दूंगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20 जूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं और इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है, मैं हाथ से मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है पता है, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, माध्यम 2 में प्रकाश चाल, दोनों के अनुपात को बोलते हैं, ठीक है। तो बोला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मापने की इकाई ये होती है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है, मतलब पहला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना है, दूसरा प्रकाश का इतना है, तो पहला प्रकाश का कितना दिया हुआ है, 6000, दूसरे का
तब जब प्रकाश कहाँ से गुजरता है उसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रकाश से इतना तरंग दैर्घ्य है और निर्वात में इतना है, तो निर्वात के सापेक्ष बोला जाता है, तो निर्वात को ऊपर लिखते हैं और जितना वस्तुकाल है उसके नीचे लिखते हैं। तो इधर हमारे पास आ जाएगा जब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब इसको हम x, इसमें x का तरंग दैर्घ्य निकालना है तो x को इधर भेज देंगे और इसको नीचे ला देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, ये अपने पास प्राप्त होगा। और जब इसको हल करेंगे, हम लोग हल कर लेते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 10 गुणा करा देंगे अगर हम, तो हो जाएगा अपने पास 6 0 0 0 एक और 0 और 15। जब इसको काटेंगे आप 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 4 1 2 3 1 2 3, ये आ गया अपने पास कांच में तरंग दैर्घ्य इतना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इतना है। ठीक है, मैं मिटाने के लिए यहाँ पे मेरा गुम गया पता नहीं काम, मैं कागज़ से मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंब को स्पष्ट नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति है 2 मीटर से ज़्यादा दूरी पर वस्तु रखी है तो उसको नहीं देख पाएगा, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब रेटिना पर से पहले ही बन जा रहा है, क्योंकि वस्तु दूर बन रखी हुई है। तो हमको उस प्रकाश जो रेटिना के पहले बन जा रहा है उसको रेटिना तक पहुँचाने के लिए प्रकाश को फैलाना पड़ेगा, और प्रकाश को फैलाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि जो अवतल दर्पण अवतल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, और जब यहाँ से प्रकाश आती है, मान लीजिए प्रकाश आई तो इधर प्रकाश को फैलाएगा, और जो कि फोकस दूरी बनेगी यहाँ पर फोकस होगा उसका। ठीक है, और उसका फोकस होगा यहाँ पे बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनने के कारण उसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है देखते हैं। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंब को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है, तो इस दोष को संशोधन करने के लिए उस लेंस का उपयोग, जिसका यहाँ पे बोल रहा है कि उसको सही करने के लिए कितने पावर का लेंस है, इसका ऐसा मतलब पावर का डायोप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, पावर का सूत्र होता है 1 बराबर P बराबर 1/f। तो हमको देखिए 2 मीटर दूरी पर वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो हमको 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए फोकस दूरी हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋणात्मक लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 ऋणात्मक, यही डी डायोप्टर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 92 015 72 675। ठीक है, कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सुपर तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी लंबी सीधी परिनालिका बनाते हैं, लंबी और सीधी परिनालिका बनाते हैं। मान लीजिए परिनालिका है कोई, ठीक है, इसके ऊपर से मान लीजिए परिनालिका है, ठीक कोई, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे हम लोग इधर से, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि किसी लंबी सीधी परिनालिका पर धारा प्रवाहित करने पर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसके भीतर मतलब इसके अंदर, देखिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाती है। ठीक है, मान लीजिए इसके नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर से निकलेगा और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाहरी ओर, और जितना दूर जाएगा उसका प्रबलता कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो होता है वह एक पैरेलल होता है, और इसके सभी बिंदुओं पर वो चुंबकीय क्या तीव्रता होती है, एक समान होती है इसके अंदर, इसके भीतर। तो उसका बोल रहा है इसके भीतर क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी जो है सभी बिंदुओं पर समान रहती है। तो समान है क्योंकि इसके अंदर समांतर चलता रहता है, इसके बाहर घटता बढ़ता है, दूर जाएंगे तो घटेगा, पास आएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन इसके भीतर समान रहेगा सभी बिंदुओं पर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बिठाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार डाउट है, आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बोल रहा है कि एक विद्युत पंखे पर 200 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा कितना वोल्ट, 200 वोल्ट और 50 वाट लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है एक पंखे पर। ठीक है, हमको फिर क्या बोल रहा है कि यदि पंखा प्रतिदिन 20 घंटे चलता है, टाइम कितना दिया हुआ है, 20 आवर दिया हुआ है। ठीक है, और 30 दिनों तक चलता है, 30 दिनों तक चलता है वो, तो इसके द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, और 1 यूनिट में दिया हुआ है अपने पास 1 किलो वाट पर आवर। ठीक है, इतना दिया है, मतलब कि 1 किलो वाट है तो 1 यूनिट होगा। तो इसको निकालने के सबसे पहले हम लोग पावर देख लेते हैं। पावर बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्या दिया अपने पास, एम्पियर दिया हुआ है, ऊर्जा दी हुई है, ऊर्जा मतलब कितने वाट का ले रहा है, ये ऊर्जा दी हुई है
पावर निकालने के लिए ऊर्जा, हालांकि उसको पी से दर्शाते हैं, हम डायरेक्ट पी नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ऊर्जा लिख रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा इनटू टाइम यानी समय, और कितना, बस यही तो उसके लिए आवश्यकता है। ऊर्जा कितनी है, 20 वाट चल रहा है एक दिन में, 20 वाट चलता है। ठीक है, 20 वाट का है, और कितने घंटे चलता है, एक दिन में 20 घंटे चलता है, तो 30 दिनों में कितना चलेगा, गुणा करा देंगे इसे, 600 घंटे चलेगा। 600 घंटे चलता है, कितने वाट का, 50 वाट का, इसलिए 50 इंटू 600 कर देंगे, इसलिए 50 इंटू 600 कर देंगे, तो 50 25 5 6 का 30 आ जाएगा, और 1 जीरो यहाँ से, डबल जीरो यहाँ से। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, अभी कितना हमारे पास है, और इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम से पूरा करा दिया हम लोग, तो हमारे पास आ गया 3000। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हमने कुछ गलत किया हम लोगों ने पक्का। जब यहाँ पे आ रहा है 600, जब यहाँ पे 600 आ रहा है, हाँ गलत हम लोग यहाँ पे किया है, जो गुणा करा है गलत किया गुणा हम लोगों ने। जो 50 25 5 6 का 30 यहाँ पे है, 30 तो पहले इसी का है, 5 6 का 30 का, 1 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का, इसलिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 4 जीरो। ठीक है, इतना। अब ये वाट में है, इसको बदलना है मुझे किलोवाट पर आवर में, तो इसमें हम लोग 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 किलोवाट में, सॉरी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसलिए यहाँ पे 1000 का भाग दे देंगे, बचेगा 30, जो कि 30 किलोवाट पर आवर। ठीक है, और इसका मतलब इसके बराबर एक, मतलब यहाँ पे एक दिया हुआ 1 यूनिट, मतलब कि 30 यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या 30 यूनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ाने के उद्देश्य में रहिए नहीं कि आपको मैं पढ़ाऊँ, यहाँ पे मुझे इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य आपको वीडियोस मिल सके, आपको वीडियो पूरा मिल सके, आपको क्वेश्चन मिल सके। यहाँ पे बोला है गहरे समुद्र के जल का रंग नीला क्यों दिखाई देने का कारण क्या। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण। यहाँ पे इसका कारण है कि ऑप्शन दिए, जल में सवाल की उपस्थिति, उसका कोई कारण है नहीं। जल में प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, जल में अपवर्तन होता है जल में, तो पहले दूसरा भी गलत हो गया। जल का प्रकाश का प्रकीर्णन, हाँ प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश उसके अंदर जाकर फैल जा रही है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है वही जाके फैलेगा। तरंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, इससे का तरंग कम होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, यहाँ से थोड़ा आपको लगेंगे ब्लू कलर के ही लगेंगे। देखिए समुद्र का जल भी पूरा ब्लू नहीं होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला उससे मिला होता है। वो जो इस बैंगनी, जामुनी, नीला है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इससे उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। ठीक है, इसका मतलब होता है फैलाव, बहुत ज़्यादा फैलता है किसमें, अपने समुद्र के जल में, इसलिए उसका रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि दिया हुआ है एक समतल दर्पण 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लीजिए 36 है, एक समतल दर्पण है, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, ऊर्ध्वाधर किरण, हाँ दर्पण से टकरा दी है, एक किरण आ रही है। ठीक है, टकराती है, तो दर्पण और परावर्तित किरण, मतलब परावर्तित किरण बना लेते हैं इसका कोण पूछ रहा है कि बीच में कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पे 30 अंश है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, क्योंकि 36 है, यहाँ 36 है, उसकी सीधा लंबवत जा रही है 90 अंश। मतलब कि अगर इस 30 को हम 30 डिग्री को नीचे कर देते हैं तो इस पर भी 90 अंश बनेगा ना। मतलब कि यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 से 30 कम रहेगा, तो 90 माइनस 30 कर देंगे, आ जाएगा 60 अंश। यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक अभिलंब खींच दें तो ये दोनों कोण बराबर ही होते हैं, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी बराबर होंगे, तो ये भी 60 अंश होगा। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अपना दर्पण है, इसके बीच 60 अंश का कोण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10 mm लंबी कोई सुई की अवतल दर्पण से, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। यदि उस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमको यही आवर्धन सूत्र लगाना पड़ेगा और दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहले लगाते हैं हम लोग। कितना दिया हुआ है, आवर्धन निकालना पड़ेगा हम लोग को। -v/u कितना दिया हुआ है अपने पास, देख लेते हैं कितना दिया हुआ है।
माइनस वी बाई यू दिया हुआ है अपने पास, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले वी कितना, वी किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वी को प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब के यहाँ पे प्रतिबिंब कितना दिया हुआ है अपने पास, प्रतिबिंब दिया हुआ है 5 mm, और जो अपना बिंब दिया हुआ है लंबी सुई जो है वो बिंब है 10। कितना आ गया 1/2, मतलब कि वी बाई यू बराबर 0.5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम निकालने जाए यू का मान, तो यहाँ पे हम लोग निकालने जाए, अगर यहाँ पे ऐसे गुणा कर दें तो v बराबर 0.5, नहीं यहाँ पे हमको मान दिया हुआ है ना भाई, यहाँ पे हम लोग को मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब का मान दिया हुआ है। तो v का मान दिया हुआ है, हम v का मान दिया हुआ है अपने पास 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है v का मान, ठीक है 0.5, ठीक है। मतलब कि हो जाएगा अपने पास 30 - 30 बराबर u 0.5। अब इधर u का 0.5 का पक्षांतर कर देंगे, 30/0.5 बराबर u माइनस का, ध्यान दीजिएगा माइनस का, ठीक है। जब इसको काटेंगे पहले गुणा करा लेते हैं, इधर 10 जो ऊपर से 10 से गुणा कराएंगे तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो 50 में 5 छक्का 30, 60 हो जाएगा, u बराबर -60 हो जाएगा, क्योंकि हम u को हमेशा -60 लेते हैं, ठीक है। जब u का मान इतना आ गया -60 और v का मान दिया हुआ है -30, मतलब v बराबर -30 दिया है ना, हाँ v बराबर -30 क्यों दिया हुआ है बताओ आपको, दर्पण के सामने बन रहा है, मान लीजिए दर्पण है, इसके सामने प्रतिबिंब बन रहा है, बाएं साइड बन रहा है, इसलिए उसको माइनस में लेंगे। तो v बराबर -30 दिया हुआ है और u बराबर कितना दिया हुआ है -60 दिया हुआ है। तो इस सूत्र पे लगा के हम निकाल सकते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है, और लगाते हैं वाला सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है, प्लस 1/-60 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको करेंगे तो -30 और प्लस माइनस हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा, भाग करेंगे 2 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -3/60 और क्या आ जाएगा -1/3 दूनी 6 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या लास्ट में क्या आ रहा है, 1/f बराबर -1/20, ठीक है। उसका पलट देंगे तो f बराबर -20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया फिजिक्स के, और भी अभी मैथ्स से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है। आपको देखना है तो हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 10 को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा सकूँ। अभी मैं आपको बस हल नहीं कराया हूँ, एक तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मैं तो आपको डायग्राम, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कुछ आपको हिंट दिया हूँ करने के लिए, इसको हिंट समझ के इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, कीप लर्निंग। और सुपर 100 का पेपर 22 तारीख को, इसे अपनी तैयारी को थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, कीप लर्निंग।